द करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते तक आगे कर दी। आज इस विषय पर जितेंद्र से अपडेट लेंगे। नमस्ते जितेंद्र। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो पहला प्रश्न यह है कि बार बार कभी ये कोर्ट कभी वो कोर्ट, तो ये क्या चल रहा है, हमें जरा बताइए। अभी कॉलेज में हमने पढ़ी थी एक कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स में, जिसे हम अंग्रेजी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं, या हम हिंदी में उसे कह सकते हैं संयोजन और परिवर्तन। तो ये इस तरह का ही कुछ मामला है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहलू कितने हैं, अंग कितने हैं। जब ये कोर्ट के सामने जब सुनवाई होती है तो नॉर्मली रेगुलर बेंच में सुनवाई होती है। बट बीच में क्या हुआ था, वेकेशन बेंच ने भी एक बार ये मामला सुन लिया। तो ये एक पहलू आ गया, रेगुलर बेंच, वेकेशन बेंच। देन दो तरह के केसेस है, एक ईडी की केस है, एक सीबीआई की केस है। ईडी की केस है मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई की केस है करप्शन। अभी तीसरा मुद्दा क्या है कि कोर्ट में भी एक हायरार्की है कि ये मुद्दा शुरू होगा ट्रायल कोर्ट से, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है। अगर उसका जो निर्णय है, किसी भी पार्टी को अगर चैलेंज करना है तो वो मुद्दा जाएगा हाई कोर्ट में, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय। और वहां जो निर्णय होगा, अगर उसको भी चैलेंज करना है तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। फिर और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि केस के एक नेचुरल स्टेजेस होते हैं। जब केस ये चलता है तब तो पहले अरेस्ट होती है, फिर जो इंक्वायरी करने वाली एजेंसी है वो शुरू शुरू में मांगती है कि हमें कस्टडी चाहिए, तो कस्टडी देना कि कस्टडी ना देना ये चलता है। उसके बाद वो कस्टडी जब एक्सटेंड होती है तो वो जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जिसके खिलाफ ये केस चल रही है वो तो ये बिल्कुल मांग कर सकता है कोर्ट से कि जो मेरी अरेस्ट हुई थी वो ही एक तरह से अवैध है। तो ये एक चौथा पहलू आ गया। फिर अगर अरेस्ट भी ठीक है, ऐसा अगर निर्णय होता है तो मैं बेल के लिए पात्र हूं। अब उसमें भी दो प्रकार है कि एक इंटरिम बेल भी मांगी जा सकती है, एक रेगुलर बेल भी मांगी जा सकती है। तो अभी आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये चार पहलू है और ये बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस केसेस में है। और इसी वजह से ये केसेस उलझे हुए नजर आते हैं और ये बार बार आगे आते हैं, पीछे चले जाते हैं, आगे आते हैं। ये सब चल रहा है। ठीक है, ऐसी बात है। अगर दो अलग अलग केसेस है तो केस वाइज से हमें अपडेट दीजिए, तो हमें जी, तो समझाइए। सबसे पहले चलते हैं ईडी की केस पे, क्योंकि वो ईडी की केस सबसे पहले शुरू हुई। वो केस है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो उसमें क्या हुआ कि पहले अरेस्ट चैलेंज हुई, लेकिन अरेस्ट ठीक है ऐसा हाईकोर्ट ने माना। उसके बाद अरेस्ट ठीक है कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो गया, जब ये मैटर पे सुनवाई हो रही थी तो बीच में समर वेकेशन शुरू हो गया। तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उसके बाद वेकेशन जब खत्म हो गई तो जुलाई में कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके ये निर्णय दिया कि ये बहुत ही तकनीकी मुद्दे हैं, ये वैध है अवैध है ये सब तय करने के लिए जब ये केस आया तो ये दो जजेस के सामने था, दो जजेस का बेंच। तो उन्होंने ये तय कर दिया कि इसमें हायर बेंच की सुनवाई होनी चाहिए, यानी कम से कम तीन जजेस। तो इसलिए ये मैटर उन्होंने एक बिगर बेंच को रिफर कर दिया। और इन बीच उन्होंने क्या किया कि अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी 3 महीने से ज्यादा कस्टडी में हैं, उसके लिए उन्होंने एक इंटरिम बेल भी उन्होंने दे दिया है। तो ये है ईडी के केस का अपडेट। लेकिन उसमें उनकी अरेस्ट वैध है या अवैध है, और क्या उनको रेगुलर बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये मैटर अभी तक तय नहीं हुआ। जब ये लार्जर बेंच यानी तीन जज या हायर उसके सामने ये मैटर जाएगा तभी ये निर्णय होगा। तो अभी तो ये मैटर पेंडिंग है, लेकिन इंटरिम बेल मिल गई है। और इंटरिम बेल मिल गई है पर फिर भी अरविंद केजरीवाल जी अंदर ही है, तिहाड़ जेल में है। तो ये क्या मसला है, तो उसके लिए अभी चलते हैं सीबीआई के केस में। तो सीबीआई के केस में सीबीआई ने अरेस्ट की। उसके बाद ये अरेस्ट ठीक है कि नहीं है ये हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ।
हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अरेस्ट तो हमें ठीक लगती है। ठीक इसका मतलब यह है कि कानून में जो प्रावधान है तो वो सब ठीक तरह से उसके स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंसी ने कुछ गड़बड़ की है। जिस तरह से स्टेप्स है वो स्टेप्स लिए गए हैं। अब ये जो अरेस्ट है तो ये भी चैलेंज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ही ये 23 अगस्त को ये मुकदमा चलना था, लेकिन अभी ये 5 सितंबर तक आगे चला गया है। तो अभी ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ कि अरेस्ट वैलिड है कि इनवैलिड है। लेकिन ये जब तक नहीं डिसाइड होता है तब तक उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है, ये जो ट्रायल कोर्ट है वो बढ़ा रहा है। तो अभी उसकी भी नेक्स्ट सुनवाई जो है वो, जहां तक मेरा ख्याल है, वो 27 अगस्त को वो फिर एक बार वो मुकदमा आ जाएगा। लेकिन ऐसा संभव लगता है कि ये जो ट्रायल कोर्ट है वो उनकी कस्टडी एक्सटेंड करेगा। तो ये अपडेट ठीक है है। दोनों केसेस में। ठीक है। तो ये जो उलट पुलट हो रही है तो उसका कारण क्या है? जी, मैं तो मानता हूं उसका मुख्य कारण ये है कि जब ये केस चैलेंज की जाती है केजरीवाल जी के द्वारा, राउज एवेन्यू कोर्ट में, हायर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी जो व्याख्या की जा रही है जजेस की तरह, तो उसमें दो, एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी ऑफिशियली दो गुट नहीं हुए हैं, बट जिस तरह के निर्णय आए हैं उस निर्णय के आधार पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से दो गुट उसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि ईडी के केस के बारे में पहला बात करते हैं कि जब ये राउज एवेन्यू कोर्ट है उसकी जो रेगुलर बेंच है, उन्होंने माना कि अरेस्ट ठीक है। उन्होंने इंक्वायरी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, यानी ईडी, उनको कस्टडी भी दी। उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट हो गई और जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड होते गई। तो उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की, हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल यानी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो ईडी के हाथ में है, तो एक तरह से उन्होंने माना कि ये डॉक्यूमेंट के आधार पे अरेस्ट की जा सकती है और इंक्वायरी जायज लग रही है। उसके बाद वो हाईकोर्ट में मैटर गया। तो हाईकोर्ट का जो वेकेशन बेंच, एक बार वेकेशन बेंच के सामने गया, एक बार रेगुलर बेंच के सामने गया। उन्होंने भी ऐसी ही व्याख्या की कि जैसे लोअर कोर्ट ने की, लोअर यानी राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने। उसके बाद ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ही तत्व के आधार पे और ही तथ्य और तर्क के आधार पे, जैसे कि मैंने कहा कि पहली एक पुराने एपिसोड में, कि मानवाधिकार ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो रेगुलर लॉ है उससे भी उठकर, जो हमारे संविधान में जिसका जिक्र किया है, आर्टिकल 21। तो उसके आधार पे उन्होंने ठीक समझा कि इलेक्शन चल रही है, इसके लिए उनको थोड़ी छूट दे दी इंटरिम पे। और अभी भी उन्होंने बहुत डिटेल में, यानी 87 88 पैराग्राफ की ये ऑर्डर है। मैंने ये सब मुद्दे स्टडी किए उनके ऑर्डर के। तो एक तरह से ये मानते हैं कि जो स्टेप्स ली गई ईडी द्वारा ये तो कानून के कंप्लायंस में है, यानी उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर भी उन्होंने एक नया मुद्दा जिसके ऊपर गौर किया है और ऐसा कहा है कि ये मुद्दे का कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, हम ये हायर बेंच को मैटर रेफर कर देते हैं। तो एक तरह से उन्होंने कुछ अलग व्याख्या का इस्तेमाल किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो व्याख्या में जो अंतर हो रहा है कि एक तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट, उसकी व्याख्या एक तरफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कोई दूसरा मुद्दा उसमें जोड़ रहा है। तो ये मुख्य कारण है जो उलट पुलट दिखाई देती है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी भी राहत मिलती है तो जिसे राहत मिलती है वो इमीडिएटली कहना शुरू कर देता है कि सत्यमेव जयते। और अगर राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो अचानक से क्या सत्यमेव जयते गायब हो जाता है? तो उसका भी कोई उत्तर नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मुख्य कारण है, उलट पुलट हो रही है। और यह है ईडी के केस में। सीबीआई के केस में मैं अब तक इस तरह की उलट पुलट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर गया है उन्होंने एकदम से फटाफट किसी भी तरह की रिलीफ नहीं दी है। और एक तरह से मैं कहूंगा कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो एनालाइज किया है पूरा मैटर, तो एक तरह से उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जाने का फैसला किया है इस मैटर में, सीबीआई केस में। तो सीबीआई केस में मुझे ज्यादा उलट पुलट नहीं दिखाई दे रही। अच्छा। तो ये अलग अलग व्याख्या जो है तो क्या वो गंभीर समस्या है? ये गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि है कि जैसा देश में जो कानून बने हुए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से ही बने हुए हैं।
और हर एक कानून में उसमें जो जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या पीएमएलए है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसमें जो लीगल प्रोसीजर दी है, तो अगर इस लीगल प्रोसीजर के आधार पे ही जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है और जब वो अपनी तरफ से अपनी दलीलें कोर्ट में देती है और जो ट्रायल कोर्ट है या हाई कोर्ट है या इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लगता है कि ये जो दलीलें है वो तो एज पर लॉ है, तो एक तरह से हम यह ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि तो फिर निर्णय जिसने ये दलीलें पेश की उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर कोई और प्रिंसिपल ऑफ लॉ इसमें यूज किया गया, यानी कोई और व्याख्या यूज की गई, तो फिर क्या होता है कि एक तरह से अचरज की बात ये होती है कि प्रोसीजर तो प्रॉपरली कंप्लाई हो गई, प्रोसीजर के लिए जो तथ्य चाहिए थे वो भी है फाइल में, जो दस्तावेज चाहिए थे वो भी फाइल में है, तो ये अलग से इंटरप्रिटेशन कहाँ से आ गया। तो अगर ये बार बार अगर होने लगता है तो लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या आम आदमी के लिए एक न्याय है, क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति के लिए कोई दूसरा न्याय है, इस तरह के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत बार होता है तो मैं कहूंगा ये गंभीर समस्या हो सकती है। एक दो केस में तो हमेशा, यानी किसी भी कोर्ट में ये तो एक थोड़ा उनका जो जजमेंट रहता है खुद का, तो वो तो कभी कभी इस तरफ इस पक्ष में आता है, कभी कभी उस पक्ष में जाता है। लेकिन ये गंभीर समस्या हो सकती है। लेकिन बार बार अगर ये जनरल प्रिंसिपल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मानवाधिकार नाम के तौर पे दिए गए हैं, उसका अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी विचित्र परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। ओके जी, अच्छा। तो आगे आप क्या होना संभव मानते हैं? जी, मैं ये मानता हूं कि पीएमएलए में बेल बाकी के केस के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट फिर भी कभी ना कभी तो बेल आदमी को मिल जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल लॉ है, हम इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है इवन सीबीआई केस में, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम उनको बेल तो मिल जाएगी। तो बेल मिलना या ना मिलना ये बहुत अहम मुद्दा है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि आज न कल ये तो बेल मिलनी है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जब ये केसेस, ये ट्रायल जब शुरू होगी तो ये किस तरफ मुड़ेगी। तो अभी तक जो इस जो घटनाक्रम है उसमें ऐसा लगता है, आई मीन ये मेरा अनुमान है, मैं कोई विशेष जानकारी नहीं रखता या कोई अंदर की बात तो बिल्कुल नहीं जानता, तो ये स्पष्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि ईडी के केस में शायद जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ईडी को, यानी लोगों को ऐसा लगता है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ये है वो है गवाह है, तो लेकिन एक तरह से ये इनडायरेक्ट एविडेंस जिसे कह सकते हैं, इस तरह का मैटर शायद हो सकता है ईडी के केस में। और इसलिए वो इतना आसान नहीं रहेगा ये सिद्ध होना कि उनका उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उनके खिलाफ जो भी आरोप दर्ज किए गए हैं तो कोर्ट उस तरह से मानना ये शायद इतना आसान नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि 50-50 चांस है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीबीआई का जो केस है, जो अब तक का जो घटनाक्रम है, जिस तरह की दलीलें दी गई है, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें थोड़ा ज्यादा चांस रहेगा कि सीबीआई ये सिद्ध कर पाएगी कि किन लोगों का इसमें हाथ था, पॉलिसी किसने बदली, और अगर ये पॉलिसी जो बदल दी गई क्या वो करप्शन प्रूव हो सकता है ये पॉलिसी बदलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 70-30 चांस मैं देखता हूं कि सीबीआई के केस में, ये मेरा खुद का मान। ठीक है। तो आज ये था केजरीवाल केस के बारे में अपडेट। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए द करंट अफेयर्स के एपिसोड्स। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।